आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान इतिहास का पहला चैप्टर। और आपको मैं बता दूं कि हर एक चैप्टर से 3 पार्ट्स हम बनाएंगे वीडियो। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद से मैप के माध्यम से समझाएंगे, फिर जाके एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हम आपसे कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इतिहास का, द राइस नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर उसके बाद से हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द फ्रांस रेवोल्यूशन एंड दिस आइडिया ऑफ द नेशन। फिर हम पढ़ेंगे बिफोर द फ्रांस रेवोल्यूशन सिचुएशन ऑफ यूरोप। फिर पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति। बहुत सारे ऐसी चीजें हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो प्लीज बने रहिएगा। एक बार वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह से। फैक्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति। सबसे पहले हमें जानेंगे कि जब फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुआ तो यूरोप की स्थिति क्या थी। व्हाट वाज द कंडीशन द फर्स्ट टाइम व्हेन स्टार्टेड द any dispute in just nationalism just like anyway। so पहला बात आता है निकल के कि ये हुआ कब से, तो 18वीं सदी में यूरोप में नेशनल नहीं था, ठीक है, नेशन नहीं था जैसा आज हम जानते हैं। आज 18वीं शताब्दी में सबसे पहले राजशाही रॉयल फैमिली थे, रॉयल फैमिली पहले राजा हुआ करते थे। कौन होता था? राजा। जैसे लुई सुरावे थी, वहां के बादशाह राजा हुआ करते थे। तो 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस के अंदर वो क्या था? राजशाही था, ना ही कि लोकतंत्र। ठीक है, तो कह रहा है कि 18वीं सदी में यूरोप में कोई नेशन नहीं था जैसा आज हम जानते हैं, लेकिन लोग राजाओं, सम्राटों और सामंती जिम्मेदारों, फेडरल्स और लीडर्स के अधीन रहते थे। पहले के लोग भाई, लोग राजाओं, सम्राट और बड़े बड़े जिम्मेदार या जमींदारों के बीच में या उनके बस में रहते थे, और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा, मुद्रा और कानून थे। वहाँ के जैसे जैसे राजा हुआ करते थे वैसे वैसे भाषाएं, वैसे वैसे लोग, वैसे वैसे मुद्राएं हुआ करती। जैसे हमारे इंडिया में रुपया चलता है और दूसरे जगह का यूरो, दिनार, ऐसे उस तरह से। फिर कह रहा है कि जनता को कोई अधिकार नहीं था, राजा ही सब कुछ करता था। 18वीं सदी से पहले यूरोप के अंदर राजा का ही शासक था, ना ही कि किसी व्यक्तियों का। ठीक है, तो आखिर हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की कंडीशन ये था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरीवन। फिर दोहरा देते हैं कि 18वीं सदी में यूरोप में कोई नेशन नहीं था। मतलब कि जब 18वीं सदी था हमारे यहाँ, नियर अबाउट 18 सदी सेंचुरी, तो उस समय पे कोई राष्ट्र नहीं था। लेकिन वहां पे शासक किसका था? राजा का, जमींदार का और बड़े बड़े विसंत का। लेकिन लोग राजा के अधीन काम करते थे और वहां की भाषाएं अलग अलग थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। 10 मिनट शो में 10 मिनट से अधिक नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, और 10 मिनट बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है बाबू की दूसरी बात कह रहा है कि समाज अमीर और गरीब वर्गों में बांटा हुआ था। समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था, जैसे कि अमीर और गरीब वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, उसके बाद से अब देखेंगे कि करों का बोझ आम जनता पर था, जबकि राजा और इस का रईस वर्ग का नहीं देते थे। सॉरी, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कहने का मतलब है ना बाबू कि पहले के लोग जो थे, राजा हो जाते, वो कर नहीं देते थे, केवल गरीबों के लिए कर मतलब लगान वगैरह टाइप में था। लेकिन जहाँ पे वहां पे राजा बल्कि बड़े बड़े लोग नहीं देते थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कारण थी फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप की स्थिति यही थी। लेकिन क्रांति हुआ इसी के कारण क्योंकि वहां पे अमीरों को कुछ नहीं कहा जाता था और गरीबों को बहुत कुछ कह दिया जाता था। आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे आपको कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले यूरोप में स्थिति यानी रिजल्ट क्या आया जब ऐसा हमारे यूरोप के अंदर फ्रांसीसी क्रांति में यानी स्थिति में जब बदलाव आता है, तो रिजल्ट क्या था देखिएगा। कहते हैं ना कि आपका भी अंत होगा, जन्म जो लिया वो मरेगा। उसी प्रकार जब राजशाही था, लोगों के साथ छल हुआ करता था, लोगों के साथ मारा पीटी, लोगों के साथ क्रिटिसाइज, तो लोगों को पसंद नहीं आया। तो रिजल्ट क्या आता है, उनका परिमाण क्या आता है, एक बार जानते हैं। कह रहा है कि लोग धीरे धीरे राजशाही से परेशान हो गए। बिल्कुल,
जब हम किसी के अंदर रहेंगे, जब हमको एक स्टेप की जगह पे 2 स्टेप परेशान करेगा तो हम परेशान हो जाएंगे किसी से, क्योंकि एक लिमिट होता है सहने की। तो वहाँ के लोग क्या हो गए, धीरे 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 राजशाही से यानी राजाओं से क्या हो गए, परेशान हो गए गए और परिवर्तन की मांग उठने लगी। फिर उनके मन में एक परिवर्तन की मांग उठने लगी कि अब मुझे क्या चाहिए, अब हमको लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी चाहिए, ना ही कि हमको राजतांत्रिक चाहिए। अब यहाँ से देखना मेरे दोस्त, कंडीशन कैसे बदलता है यूरोप का, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बहुत बढ़िया एंट्री होती है। अब यहाँ पे क्रांति, अब देखो मेरे दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र की अवधारणा, देखना राष्ट्र की अवधारणा क्या होती है। ईयर साल 1789, किंग ऑफ लुई 16वें फ्रांस, फ्रांस का एक राजा आता है लुई 16वां। कब आता है बाबू, 1789 में। कंडीशन क्या होते हैं, फ्रांस के राजा लुई 16वें ने जनता पर भारी कर लगाए। अब देखिए, एक तो आग से जल रहा है कोई, फिर कोई आकर के पेट्रोल फेंक रहा है, एक तो ऐसे चिंगारी भड़की हुई है, अब फिर कोई आकर के उसके ऊपर क्या पेट्रोल से डीजल मट्टी के अंदर फेंक रहा, तो जाहिर सी बात है घटना घटेगी। मेन रीजन क्या होता है बाबू कि 1789 में एक लुई 16वें नाम का राजा फ्रांस का आता है और लोगों के ऊपर 1 रुपए की जगह पे या बहुत सारे ज्यादा कर लगा देता है। यहीं से मैटर इंक्रीज होते हैं। जनता में विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया, यह विद्रोह इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक बना, क्योंकि जितना दर्द सहा गया उतना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया तो चिंगारी बन के भड़क गई। तो भाई लुई 16वें जब आता है तो इतना ज्यादा, पहले तो कर कम था, जब ज्यादा कर हुआ तो लोगों के मन में एक बहुत बड़ा विमंडन प्रवृत्त हुए और लोगों ने अपनी भड़क नीति को दिखा दिया पूरे यूरोप के अंदर। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग के लिए ऐसे ऐसे मटेरियल में तैयार करूंगा, कम शब्दों में बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास। अब देखो मेरे दोस्त, यहां से कुछ बातें और निकल के आती हैं। रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या था, आखिर जो ये हुआ वहां पे मुख्य कारण क्या था, व्हाट वाज द मेन रीजन, क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्ची को खत्म करना, मतलब मोनार्ची जो भी वहां पर था उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। दूसरी बात है कि राष्ट्र को लोगों को द्वारा बनाया गया और राज्य का बनना, अब वहां पे लोग अपने आप को बूस्ट कर रहे थे, अब राज्य की मांग कर रहे थे, अपने हिसाब से लोग एक ग्रुप संगठन की मांग कर रहे थे, ठीक है। चलो, लोग आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र की अवधारणा में क्रांति के दौरान 3 प्रमुख नारे दिए गए थे, 3 प्रमुख नारे दिए गए थे और यही बोला गया था राजाओं से कि जब हम डेमोक्रेसी वाले होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, तो मुझे 3 चीजें चाहिए। पहला स्वतंत्रता, लिबर्टी, दूसरा समानता और बंधुत्वता। ये 3 चीज की मांग की गई थी यूरोप के अंदर जब क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की घटनाएं घटी, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑल द पॉइंट। आगे बढ़ेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे। देखो, दूसरी बात, नया संविधान 1971 में बनाया गया, जिसमें फिर समझो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक नए संविधान बनी। और संविधान क्या होता है, संविधान का ही मतलब होता है कानून का पालन करना, जिसके अंतर्गत सारे जनता आते हैं। सर्वश्रेष्ठ होता है संविधान किसी देश को चलाने के लिए, इसीलिए एक नई संविधान की मांग हुई और नया संविधान बना 1791 ईस्वी में। आगे क्या होता है मेरे दोस्त कि राज की शक्ति की सीमित की गई और जो राजा की शक्ति थी उसको समाप्त की गई। अब कहा गया कि अब यहाँ पे राजाओं की शक्तियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, राजाओं की शक्तियां नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। राइट टू वोट सिर्फ सक्रिय नागरिकों को मिला। अब सबको, जितने भी जनता है सबको वोट देने की अधिकार अब मिलेंगी और इक्वल टू बिफोर लॉ लागू हुआ। चले, इक्वल टू बिफोर लॉ,
ठीक है, ये बहुत अच्छा फैक्ट रहा। राष्ट्र के प्रति नेशनल सिंबल्स आपको मिला, राष्ट्र के प्रतीक मिले, जैसे झंडा वंडा मिले होंगे, ठीक है। पितृभूमि की बात हुई, फिर सिटीजनशिप मिला, आपको नागरिकता मिला, जैसे किसी देश का मेंबर बनने के लिए आपको नागरिकता चाहिए, फिर शक्ति चाहिए आपको, ये सब चीजें, वोट में वोट देने के अधिकार चाहिए, आधार कार्ड फिंगर का अधिकार चाहिए, पंजीकरण का अधिकार, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो फिर लोगों को ये सब चीजें मिलने लगी। आगे देखते हैं कि मेन रीजन क्या होने लगा। दोस्तों, नया नेशनल फ्लैग ब्लू व्हाइट रेड बना, एक नया नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल एंथम बना, नेथम एंथम में डायग्राम्स बन गया, ठीक है। फिर आपको बहुत सारे कंडीशनल्स, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफॉर्म्स, बहुत सारी चीजें लागू हुए, लेकिन उसी के बीच में रिजल्ट निकल के आता है। मेरे दोस्त, देखना रिजल्ट आता क्या है, एवरीथिंग फाइन। रिजल्ट निकल के क्या आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब लोगों को एहसास हुआ कि राष्ट्र राजा का नहीं बल्कि नागरिकों का होता है। जब इतनी संविधान बना, संविधान के अंदर 3 प्रमुख बातें मिली, संविधान में फ्लैग मिला, सिंबल्स मिले, जनता को वोट देने की मौका मिली, जनता को खुश होने की मौका मिली, जनता को पार्टिसिपेट करने की मौका मिली, तो उनको एहसास हुआ माय डियर कि अब ये एहसास होता है कि राष्ट्र जनता राजा का नहीं है बल्कि राष्ट्र नागरिकों का है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बड़ा डीपली फेमस मैं आप लोग के लिए कोटेशन लेके आया था, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब हम बात करेंगे सिविल कोड्स के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट्स को आता है, नेपोलियन बोनापार्ट्स जो 1804 का सिविल कोड लेकर के आता है। एक व्यक्ति लुइस के बाद एक व्यक्ति निकल के आता है, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट्स सत्ता में आया। उस क्रांति के बाद सत्ता में आता है और 1799 ईस्वी में, कब आता है बाबू, 1799 ईस्वी में, और उसने 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू कर देता है। क्या कर देता है बाबू, 1804 ईस्वी में सिविल कोड लागू कर देता है, और इसने क्रांति के कई आदर्शों की को यूरोप में फैला दिया। और क्रांति का मुख्य बहुत सारे ऐसी कारणें थी जो यूरोप में इन्होंने फैला दिया। आई होप कि मटेरियल बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन ना, मटेरियल बढ़िया है ना। चलिए, नेपोलियन बोनापार्ट और 1804 सिविल कोड में कुछ और बेहतरीन बातें हुई कि कानून के सामने सब समान है, इक्वल टू बिफोर लॉ, सब कोई समान है बोला गया उसमें। फिर कहा गया कि जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं है। आप जब जन्म लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप वही हो सकते हैं, आपको अधिकार लेना पड़ेगा। तीसरी थी संपत्ति की राइट टू प्रॉपर्टी। चौथी, नया प्रशासनिक ढांचा बना, ठीक है। और फिर आपका फेडरल सिस्टम खत्म कर दी गई कि अब राजा नहीं बल्कि कौन रहेगा, जनता रहेंगे मेरे भाई। लेकिन नेपोलियन ने खुद को एम्पायर घोषित किया, राजा घोषित किया, लोगों की स्वतंत्रता खत्म कर दी। फिर से देखिए, फ्रांसीसी सेना दूसरे देशों पर शासन करने लगी। फिर वही बात, घुमा फिरा के रिस्पेक्ट दिया, फिर जाकर के बदतमीजी किया, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने रिजल्ट क्या निकल के आया जब ऐसा घटना हुआ तो बेटा, कि लोगों को महसूस हुआ कि उन्हें राजा नहीं स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। यही से नेशनलिज्म की भावनाएं पूरी यूरोप में फैलने लगी। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड को लागू किया और अपनी सेना को हर एक क्षेत्र में बढ़ा दिया, और वहीं से लोगों के बीच में विरोध पैदा हुआ कि अब लोग को एहसास हुआ कि राजा नहीं स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, और नेशनलिज्म यहीं से स्टार्ट होता है यूरोप में। अभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा कि मेन रीजन क्या था। आपको समझ में आया कि मेन रीजन क्या था, क्यों ऐसा यूरोप में नेशनलिज्म उत्पन्न हुआ। जब नेपोलियन की सेनाएं दूसरे देशों में पहुंची तो उन्होंने आधुनिक कानून और सुधार तो लाए, लेकिन लोगों ने इसे विजय और दमन कन्क्वेस्ट के रूप में भी देखा। यूरोप के कई हिस्सों में एंटी फ्रेंच
मूवमेंट शुरू किए गए। अब लोगों ने खुद को स्वतंत्र नेशन स्टेट्स बनाने की कल्पना की। लोगों ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, एक नए नए स्टेट बनना चाहिए। इटली, जर्मनी और ग्रीस जैसे ऐसे ऐसे 3 देश राज्य बने जो काफी महत्वपूर्ण प्रभावशाली था। और देखो, मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करिएगा कि एक ऐसा देश जहां लोग समान भाषा, संस्कृति आदि इतिहास साझा करते हुए और स्व शासन करते हैं, उसी को कहते हैं नेशन। उसी को कहते हैं नेशन। नेशन किसे कहते हैं, एक ऐसा देश जहां लोग समान भाषा, संस्कृति, इतिहास साझा करते हैं और सर्व शासन करते हैं, उसी को हम कहते हैं नेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए। फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा और आगे वीडियो में पार्ट 2 में इंतजार करिए। कक्षा 10 का एक पार्ट 2 शेयर करिए, फिर पार्ट 2 लेके आते हैं, मैप के साथ हम करेंगे, फिर आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।